नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम सुरेश है। तो चलिए अब यह कहानी सुरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वह मेरे जीवन में घटी बहुत ही भयानक और डरावनी घटना के बारे में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बचपन से ही मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम ही दिमाग चलता था। इसी वजह से मैंने 12वीं कक्षा पास करते ही पढ़ाई छोड़ दी थी और उसी वक्त से मैं किसी काम की तलाश में था। लेकिन काफी दिनों तक तलाश करने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते मेरे पिताजी काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि पढ़ाई में तो उनकी उम्मीद मेरे से छूट चुकी थी कि पढ़ाई करके आगे मैं कोई नौकरी वगैरह लग जाऊंगा। लेकिन अब काम धंधे में भी उनको मेरे से कोई उम्मीद नहीं बची थी और मेरे पिताजी को मेरी वजह से इस तरह से परेशान देखकर उस वक्त मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि मेरे जो मामा जी थे वह एक कैब ड्राइवर थे। इसी वजह से मैंने एक दिन अपने मामा से बात की और उनसे कहा कि मैं आपके पास आ जाता हूं और कुछ दिनों तक आप मुझे कार चलाना सिखा दीजिए, ताकि मैं भी अपनी एक कार लाकर अपना नया धंधा शुरू कर सकूं। जब मेरे मामा जी ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो वह भी काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि मैं मेरे घर में एक ऐसा लड़का था जो कि काफी ज्यादा आवारा था और लोगों को फालतू नजर आता था। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे कह भी दिया करते थे कि मैंने तुम्हें पैदा करके ही बहुत बड़ी गलती करती है। जब वह मुझे ऐसा कहते थे तो सच में मुझे भी अपने आप के पैदा होने पर बहुत ज्यादा अफसोस होता था। लेकिन अब मैं घर वालों के ताने सुन सुनकर काफी ज्यादा पक चुका था और अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना था। इसी वजह से मैं अपने घर से निकलकर अपने मामा के पास चला जाता हूं और मैंने लगभग 8 महीने तक उनके पास रहकर अच्छे से कार चलाना सीख ली थी। उन्हीं 6 महीनों में मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी के जो भी जरूरत के कागजात चाहते थे वह सारे तैयार करवा लिए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका 12वीं पास का ही कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं वह वक्त आज से लगभग 30 साल पहले का था। यानी कि उस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए 10वीं पास होना भी काफी ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। अब कार चलाना सीखने के बाद और ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद मैंने मेरे पिताजी से आकर कहा कि आप हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, पर अब मैं काम सीख कर आ गया हूं। बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। आप थोड़े से पैसे लगाकर मुझे एक कार दिलवा दीजिए, ताकि मैं अपना एक नया धंधा शुरू कर सकूं। जब मेरे पिताजी ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं कार तो तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें खर्चे के लिए मुझे भी महीने के कुछ रुपए देने होंगे। उसके बाद मैंने पिताजी से कह दिया कि आप मुझे बता देना कि आपको कितने खर्चे के पैसे चाहिए, उसके हिसाब से ही मैं अपना काम करूंगा। और ये सारी बातें होने के बाद मेरे पिताजी मुझे एक कार दिलवा देते हैं। उस वक्त मैंने एक टैक्सी कार खरीदी थी। अब मैंने कार तो खरीद ली थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस कार को चलाऊं कहां पर। अपने दिल्ली में ही बुकिंग में चलाऊं या फिर कहीं और जाकर काम धंधा शुरू करूं। अभी मेरे दिमाग में यह कसम कस चल ही रही थी कि एक दिन अचानक से ही हमारे घर पर मेरे पिताजी के एक दोस्त आते हैं और जब उनको पता चलता है कि मैंने एक कार ली है तो वह हम लोगों से कहते हैं कि मेरी नजर में एक आदमी ऐसा है जिसको एक कार की जरूरत है और वह अपने परिवार के लिए किसी अच्छे से कार ड्राइवर को ढूंढ रहा है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे जाकर बात करूं और तुम्हारी कार को हमेशा हमेशा के लिए ही महीने की फी तनख्वाह में उनके घर पर लगवा दूं। जब मेरे पिताजी ने उनसे यह बात सुनी तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही उनको इस काम के लिए हाँ कह दी और उनसे कहा कि आप जितना जल्दी हो सके उन लोगों से बात करके इसका काम धंधा चालू करवा दीजिए। फिर उसके बाद होता भी कुछ वैसा ही है। 2-4 दिन बाद ही मुझे पता चल जाता है कि पिताजी ने
मेरे लिए दिल्ली में ही किसी आदमी से काम की बात की है और फिर एक दिन वह लोग मुझे अपने घर पर भी बुलाते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं किसी काम धंधे पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर जा रहा हूं जहां शायद मुझे अपनी मौत से भी सामना करना पड़ेगा। जब मैं उनके दिए हुए पते पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वह एक बड़ी सी हवेली है जिसमें वह पूरा परिवार रहता था। जब मैं पहली बार उस हवेली पर गया था तो उस हवेली को चारों तरफ से देखकर ही मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई थीं, क्योंकि वह हवेली दिखने में किसी राजा के महल की तरह लग रही थी और हवेली के चारों तरफ काफी लंबे और ऊंचे पेड़ उगे हुए थे जो कि उस हवेली को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे। जिस दिन मैं उनके घर पर पहली बार गया था उस दिन उस घर के सभी लोग हवेली के बाहर ही धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि वह सर्दियों का टाइम था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरी नजर उस हवेली के मालिक के चेहरे पर पड़ती है। उस समय उस हवेली का मालिक ने मैं किसी ठाकुर की तरह लग रहा था। लंबी लंबी मूछें और तेज रार आंखें। उसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बाज या गिद्ध की आंखें हों और वह आंखों से ही मुझे नोच कर खा जाएगा। लेकिन मन में थोड़ा डर लिए मैं उस आदमी के पास जाता हूं और कहता हूं कि हुकुम, आपने मुझे काम के लिए बुलाया था। मेरा नाम सुरेश है और मैं इसी दिल्ली का रहने वाला हूं। अभी अभी मैंने एक नई टैक्सी कार ली है। मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होती अगर आप मुझे काम पर रख लेते। मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा ही था कि अचानक से ही वह आदमी मुझे काम पर रखने के लिए हामी भर देता है और मुझसे कहता है कि तुम आज से ही यहाँ काम पर लग जाओ। उसकी यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और उसी दिन से उन लोगों के घर पर काम करना शुरू कर देता हूँ। उन लोगों के घर पर मैंने उनके साथ लगभग 8 से 9 साल तक काम किया। लेकिन फिर अचानक से ही एक दिन पूरा का पूरा परिवार ही पता नहीं कहां पर गायब हो गया। गायब होने से पहले उस हवेली के ठाकुर ने मुझसे कहा था कि तुम 2-4 दिन तक अपने घर जाकर आ जाओ, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने घर गए हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो गया था। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो उस वक्त मैंने सोचा कि शायद मैं काफी लंबे समय से घर पर नहीं गया हूं, इसी वजह से ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं और उनके कहने के बाद अपने घर पर आ जाता हूं। लेकिन 4-5 दिन तक घर पर रहने के दौरान ना ही मुझे वापस बुलाने के लिए उनका कोई समाचार आया और ना ही उनकी कोई सूचना आई कि इस वक्त वह लोग कहां पर हैं। ऐसे करते करते ही जब 1 हफ्ता बीत गया तो मैं अपनी मर्जी से ही अपनी कार को लेकर उन लोगों की हवेली पर जाता हूं। लेकिन जब मैं उन लोगों की हवेली पर जाता हूं तो इस बार मुझे उस हवेली में बिल्कुल भी चहल पहल दिखाई नहीं दे रही थी। हवेली का वह बड़ा सा गेट भी ऐसे ही खुला हुआ पड़ा था। उस वक्त उस परिवार का कोई भी सदस्य मुझे वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी के दिनों तो वहां पर काफी ज्यादा नौकर चाकर रहते थे, लेकिन आज पता नहीं घर वालों के साथ साथ वह लोग भी कहां चले गए थे। मैंने उस वक्त उन लोगों को वहां पर काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह लोग मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पर जब मैं उस हवेली से निकलकर बाहर की तरफ आ रहा था तो आज मुझे उस हवेली का वह आंगन कुछ अजीब सा लग रहा था। यानी कि उस हवेली के आंगन पर मार्बल लगा हुआ था, पर आज वह मार्बल मुझे कुछ उबड़ खाबड़ सा हुआ लग रहा था और उस आंगन के पास में ही एक बड़ी सी खुदाई और फावड़ा पड़ा हुआ था जिस पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी। उनको देखकर पहले तो मुझे यह लगा कि शायद इनसे हवेली के बाहर जो गार्डन है उसमें कुछ काम किया होगा, लेकिन जब मैं हवेली के बाहर आया तो गार्डन में मुझे कहीं पर भी कोई भी खुदाई की हुई दिखाई नहीं दी। उस चीज को देखकर मैं वहां पर सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच या समझ पाता, पीछे से एक आवाज आती है। वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि उस हवेली की मालकिन यानी कि ठाकुर की घरवाली की थी। उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस हवेली के मुख्य दरवाजे पर ठाकुर की घरवाली खड़ी हुई है। उसको देखकर मैं सोचता हूं कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पूरी हवेली छान मारी थी, तब तो यह औरत मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब अचानक से ही यह कहां से आ गई। लेकिन फिर उसको देखते ही मैं अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता हूं और फिर अपने हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करता हूं और उससे कहता हूं कि मालकिन, मैंने तो आपको ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप लोग मुझे कहीं पर दिखाई ही नहीं दिए।
अभी मैं उससे बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन वह मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और सिर्फ एक तक मेरी तरफ देखकर मुझे घूरे ही जा रही थी। जब मेरे द्वारा काफी समय तक बोलने पर भी वो मुझको कोई जवाब नहीं देती है, तो मैं उसके थोड़ा नजदीक जाता हूं और उसे कहता हूं कि क्या हुआ मालकिन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तो वो मुझसे कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पिछले काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम वापस काम पर लौटोगे और कब मैं तुमसे मिल पाऊंगी। जब मालकिन ने मुझे ऐसा कहा तो मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले तो कभी भी मालकिन मुझको इतना ज्यादा भाव नहीं देती थी और अगर कोई काम भी होता था तो हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा ही करती थी। लेकिन आज वह मेरे से बड़ी ही शांति से बात कर रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शांति आगे आने वाले एक डरावने तूफान से पहले की शांति है, और ना ही मुझे इस बात का जरा भी एहसास था कि अब मेरे साथ आगे कुछ बहुत ही भयंकर और डरावना होने वाला है। क्योंकि मेरे घर जाने के बाद उस हवेली में वहां पर क्या हुआ था, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आगे जो कुछ भी होने वाला था मैं उससे बिल्कुल अनजान था। लेकिन अब आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस वक्त मैं उस हवेली की मालकिन से पूछता हूं कि बाकी के सभी लोग कहां पर हैं। तो मेरे ऐसा पूछने पर वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्रा हुए। मुझसे कहती हैं कि जिसको जहां जाना था वह वहां जा चुका है और अब मैं तुम्हें भी वहीं पर लेकर जाने के लिए आई हूं। उस वक्त मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद सभी लोग इस हवेली को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वह हवेली अब तक काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। हवेली का निर्माण उस वक्त हवेली का जो मालिक था उसके पुरखों ने करवाया था और उस हवेली को बने हुए लगभग 200 से 250 साल का वक्त हो चुका था। इतने समय के दौरान उस ठाकुर ने उस हवेली की कोई मरम्मत भी नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से अब वह काफी ज्यादा जर्जर हालत में हो चुकी थी। इसी चीज को देखते हुए मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि शायद सभी लोग किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए शिफ्ट हो गए हैं और अब हवेली की मालकिन मुझे भी अपने साथ उस जगह पर लेकर जाने के लिए आई है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर यह मुझे लेकर जाने के लिए आई है वहां पर जाने वाले लोग कभी भी लौटकर वापस नहीं आते हैं। और उस जगह के बारे में जब मुझे पता चलेगा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बातों ही बातों में वह हवेली की मालकिन मुझसे कहती हैं कि तुम जरा मेरे साथ अंदर आओ, और अंदर आते वक्त हवेली का जो मुख्य दरवाजा है उसको कुंडी लगाते हुए अंदर आना। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि दरवाजे को अंदर से बंद करके आना। मालकिन के ऐसा कहने पर मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूं, और जब तक मैं कुंडी लगाकर अंदर की तरफ जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मालकिन उस हवेली के आंगन में एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है और उसने अपने हाथ में वही खुदाई ले रखी है जो कुछ देर पहले मुझे उस आंगन में पड़ी हुई दिखाई दी थी, और जिसके साथ साथ वहां पर एक फावड़ा भी पड़ा हुआ था जिस पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी। फिर जैसे ही मैं अंदर आंगन में गया तो वह मुझसे कहती हैं कि यहां मेरे पास आओ। उसके कहने पर मैं ऊ के पास जाता हूं, पर जैसे ही मैं उसके पास जाता हूं तो वह अपने हाथ से उस खुदाई को मुझे पकड़ा देती है और मुझसे कहती हैं कि इस आंगन के फर्श को यहां से बीच में से उखाड़कर एक गड्ढा खोद। जब मैंने मालकिन के मुंह से वह बात सुनी तो मैंने सोचा कि शायद यह पागल हो गई है, क्योंकि उस वक्त हवेली के आंगन में जो मार्बल पड़ा हुआ था वह काफी महंगा मार्बल था, और अगर वहां पर मुझे गड्ढा खोदना पड़ता तो उस मार्बल को तोड़ने के अलावा और कोई ता नहीं था। इसी वजह से उस औरत को समझाते हुए मैं उससे कहता हूं कि मालकिन, यह मार्बल काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। अगर आप यहां पर गड्ढा खुदवा जाएंगे तो यह सारा मार्बल तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह मुझसे कहती हैं कि जितना नुकसान होना था वह हो चुका है, अब तुम चुपचाप उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने को कह रही हूं। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मैं चुपचाप अपने का काम पर लग जाता हूं। लेकिन एक बार तो मेरे को उस औरत से यह कहने की मन में आ गई थी कि मैं एक कार ड्राइवर हूं, आपके घर का कोई नौकर नहीं हूं जो आप मुझसे यहां पर गड्ढा खुदवा रहे हो। लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा कहने से मालकिन नाराज हो जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी वजह से मैं चुपचाप
जैसा वह मुझसे कहती हैं वैसा करने लगता हूं। अब मुझे उस गड्ढे को खोदते हुए लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था और उस 1 घंटे के दौरान वो और वहीं मेरे सामने कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। लेकिन जब मैं बार बार अपनी नजरों को उसकी तरफ डालकर देख रहा था तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे आज उसका स्वभाव पहले के दिनों से काफी ज्यादा बदला हुआ है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज की ललक है। शायद उस फर्श के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसको पाने के लिए वह काफी ज्यादा लालायित हो रही थी। अब उस गड्ढे को खोदते हुए मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका था और जैसे जैसे वह गड्ढा गहरा होता जा रहा था वैसे वैसे उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती जा रही थी। लेकिन उस वक्त तक गड्ढा खोदने खोदने में इतना ज्यादा पसीने में भीग चुका था कि अब मेरे पूरे बदन पर बहुत तेज पसीना आया हुआ था और मैं काफी ज्यादा हांफ भी रहा था क्योंकि गड्ढा खोदते खोदते मेरे सांस भर गई थी। अभी मैं उस खुदा से गड्ढा खोद ही रहा था कि तभी अचानक से ही सामने की तरफ कुर्सी पर बैठी हुई वह मालकिन चिल्लाती है। उस वक्त वह मेरे ऊपर नहीं चिल्लाती है बल्कि वह इस तरीके से चिल्लाई थी जैसे उसको किसी चीज से कोई तकलीफ हुई हो या उसको कोई दर्द हुआ हो। जैसे ही वह जोर से चिल्लाती है तो मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके उसकी तरफ देखता हूं। जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वह अपने एक पैर की जांघ को पकड़े हुए काफी तेज तेज चिल्ला रही है। लेकिन उसकी तरफ देखते ही मैंने एक चीज को नोटिस किया कि उस वक्त मैंने जैसे ही नीचे गड्ढे में वह खुदाई मारी तो वह खुदा भी एक जगह पर जाकर किसी चीज में फंस गई। फिर जब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कुल्हाड़ी किसी चीज में फंस गई है तो मैं नीचे की तरफ देखता हूं और जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो मेरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर वह कुल्हाड़ी हुई थी वहां से कुछ लाल लाल निकल रहा था। जब मैंने गौर से नीचे होकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह लाल लाल कुछ और नहीं बल्कि खून था और जैसे ही मैंने उस खून को देखा तो मेरे होश उड़ गए। फिर मैं पूरा जोर लगाकर जहां पर वह कुल्हाड़ी फंसी हुई थी उसको वहां से खींच कर निकालता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उसको खींच कर निकालता हूं तो ऊपर कुर्सी पर बैठी हुई वह औरत फिर से जोर से कराते हुए चिल्लाती है। इस चीज को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस गड्ढे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जैसे ही मैं इस खुदाई से कुछ करता हूं वैसे ही यह औरत चिल्लाने लगती है। अभी जब मैं खड़ा होकर ऊपर की तरफ उस औरत की ओर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वह दर्द में बुरी तरीके से करहा रही है और उसने अपने एक पैर की जांघ को काफी जोर से पकड़ रखा है। उस वक्त मैं उस औरत को 2-3 बार आवाज लगाकर भी यह बात पूछता हूं कि मालकिन क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन वह मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और बस लगातार चिल्लाए ही जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से ही नीचे मेरे पैर पर मुझे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है और उस चीज के महसूस होते ही जैसे ही मैं नीचे की तरफ अपनी नजरों को घुमाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब उस जगह से वह लाल लाल खून के जैसा कुछ निकलकर मेरे पैर की तरफ आ रहा था और वह बहते हुए अब मेरे पैर को छूकर आगे की तरफ जा रहा था। उस चीज को देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा दबा हुआ है जिससे यह चीज निकलकर बाहर आ रही है। लेकिन उस वक्त तक भी मैं ठीक तरीके से यह समझ नहीं पाया था कि यह वास्तव में क्या है, क्योंकि मिट्टी में वह चीज ठीक तरीके से साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर उस जगह पर मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि आगे मैं उस खुदा आली से खुदाई करना ठीक नहीं समझता हूं। दोस्तों, दरअसल उसके अंदर एक आत्मा आ चुकी थी जो कि कई साल पहले उस हवेली में तड़प कर मर गई थी।